नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे समाजवाद की। जैसे कि आप जानते हैं कि अपन यूजीसी नेट को जो यूजीसी नेट का सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक टू टॉपिक वीडियोस बना रहे हैं। इसी श्रेणी में जो फर्स्ट यूनिट में विचारधाराएं हैं, परंपरागत विचारधाराएं हैं, उन परंपरागत विचारधाराओं में अपना टॉपिक है समाजवाद। समाजवाद बड़ा ही उलझा हुआ शब्द है। उलझा हुआ इसलिए है कि इसकी आज तक कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी पाई है। हर व्यक्ति अपने आप को समाजवादी कहता है, हर राज्य अपने आप को समाजवादी राज्य बताता है। किसी न किसी तरीके से वह समाजवाद के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। इस वीडियो में अपन देखेंगे समाजवाद का अर्थ क्या होता है, समाजवाद की परिभाषा क्या है। लेकिन उसके पहले अपन देखेंगे कि समाजवाद की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। अब जब निश्चित परिभाषा नहीं है तो इसका कारण क्या है कि इसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी जा पाएगी। फिर अपन चर्चा करेंगे इसमें कि कल्याणकारी कल्पनावादी समाजवादी क्या है, वैज्ञानिक समाजवाद क्या है। उसके बाद अपन देखेंगे समाजवाद की विशेषताएं, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या आधार हैं समाजवाद के। और फिर आता है समाजवाद का प्रकार। तो ये 5 टॉपिक अपन देखने का प्रयास करेंगे। प्रकार के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, विशेषता तक का इसमें मैं आपको समझाता हूँ। समाजवाद लैटिन भाषा के शब्द सोशल से बना है। सोशल से सोसाइटी बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है समाज या सामूहिकता। समाजवाद एक व्यापक विचारधारा ही नहीं है, अपितु राज्य के कार्य क्षेत्र का भी निर्धारण करती है। समाजवाद को परिभाषित नहीं किया जा सकता, जैसे कि मैंने बताया है। तो क्यों परिभाषित नहीं किया जा सकता है, क्या कारण है? तो बहुत सारी परिभाषाएं हैं समाजवाद की। समाजवाद की अनेक परिभाषाएं हैं। ली फिगेरो एक ही वर्ड है ये। ली फिगेरो ने इसकी लगभग 600 परिभाषाएं दी हैं। ग्राफिक्स ने 2611 परिभाषाएं संकलित की है। अलग अलग विचारकों के अनुसार इन्होंने संकलन किया है, प्रयास किया है समाजवाद की डेफिनेशन को समझने का। हर देश में, चाहे वह समाजवादी हो या पूंजीवादी या फिर सर्वाधिकारवादी हो या फांसीवादी, प्रत्येक ने अपनी विचारधारा के अनुसार समाजवाद को परिभाषित करने की कोशिश की है। यहाँ तक कि हर विचारधारा अपने आप को समाजवादी मानती है। तीसरा पॉइंट इसमें आता है कि समाजवाद के अनेक रूप हैं। साम्यवाद, मार्क्सवाद, स्टालिनवाद, लेनिनवाद, माओवाद, श्रेणी समाजवाद, संघ समाजवाद, फेबियनवाद, प्रजातांत्रिक समाजवाद, विकासवादी समाजवाद, अनेक रूपों में समाजवाद अभिव्यक्त होता है। तो जब इतने रूपों में समाजवाद आ रहा है तो किसे श्रेष्ठ माना जाए, ये एक असमंजस की स्थिति होती है। फिर समाजवाद के अनेक प्रकार हैं। अरब समाजवाद, अफ्रीकन समाजवाद, भारतीय समाजवाद। इनमें कौन सी विचारधारा अधिक उपयुक्त है, इसे स्पष्ट कर पाना संभव नहीं है। अगला पॉइंट है कि समाजवाद की प्रकृति विविध रूप की है, कि एक विचारधारा है। ये राज्य के कार्य का निर्धारण करती है। जब टॉपिक आता है राज्य के क्या क्या राज्य के कार्य सिद्धांत, तो भी समाजवाद को पढ़ना होता है। विचारधारा क्या है, तो भी समाजवाद टॉपिक आता है। ये एक पद्धति है, सिद्धांत है, दर्शन है या अर्थव्यवस्था का स्वरूप है। इसे क्या माना जाए, ये एक पक्षीय होगा। तो विविध रूप है इसके। लेडलर की पुस्तक है, लेडलर इनकी पुस्तक है ए हिस्ट्री ऑफ सोशलिज्म। इसमें 57 तरीके के समाजवादों का इन्होंने उल्लेख किया है। लेडलर का कहना है कि राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी से जब समाजवाद के बारे में पूछा जाएगा तो वह असहज होकर इसका स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसने 57 तरीके का समाजवाद पढ़ा है। कुछ वह प्लेटो की संपत्ति, परिवार साम्यवाद के बारे में बताएगा, तो वह कभी किंग्सले की ईसाई समाजवाद के बारे में बता देगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, ईसाई समाजवाद किसने दिया है, मुख्य विचारक कौन है। ठीक है, तो ऐसे ही लिखा है मैंने, किंग्सले का ईसाई समाजवाद, बिस्मार्क और स्मॉलर का राज्य समाजवाद, या फिर वह सेंट साइमन फोरियर का कल्पनावादी समाजवादी बताएगा, या कार्ल मार्क्स और एंजेल्स ने जो वैज्ञानिक समाजवाद दिया उसके बारे में बताएगा। तो बहुत सारे समाजवाद के रूप हैं, इसकी परिभाषा देना संभव नहीं है।
हॉब्सन और GD एचकोल ने श्रेणी समाजवाद बताया है। श्रेणी समाजवाद, ये जो भी नाम मैं ले रहा हूँ इनको आगे अपन क्लियर करेंगे। आप या तो ऐसा कर लेना कि एक बार जैसे आगे मैं वीडियोस बनाऊंगा उनमें बताऊंगा इनको कि प्रजातांत्रिक समाजवाद क्या होता है। जब प्रकारों का वीडियो बनाऊंगा वो पूरा कंप्लीट वीडियो बनेगा, तब उसके बाद में एक बार वापस आप विशेषता देख लेना कि क्या कारण है कि इसकी परिभाषा नहीं दी जा रही है, फिर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। सिडनी वर्बा बर्नार्ड शो का फेबियन समाजवाद। वर्तमान में H.G. वेल्स, जवाहरलाल नेहरू का प्रजातांत्रिक विकासवादी समाजवाद भी है। लेनिन ग्रामशी और स्टालिन को भी जानता है, माओ त्से तुंग को भी वह जानता है, अन्नातोलो फ्रांस ये समकालीन समाजवादी विचारक हैं, इनको भी वह जानता है। नरेंद्र देव मानवेंद्र राय के समाजवाद को भी स्पष्ट कर सकता है, लेकिन वह असमंजस में है कि इनमें से कौन सी विचारधारा श्रेष्ठ विचारधारा है, कौन सी विचारधारा जीवित विचारधारा है, कौन सी समाप्त हो चुकी है, कौन सी दार्शनिक है, कौन सी काल्पनिक है, कौन सी वर्तमान में संघर्षरत है जिसको जनता मान्यता दे सकती है या जिसको जनता ने मान्यता दे दी है, इसके बारे में भी असमंजस है। समाजवाद के बारे में विशेष कथन है कुछ। रैमजे म्योर कहता है, समाजवाद एक गिरगिट की तरह है जो अपना रंग बदलता रहता है। बहुत ही फेमस कोटेशन है CEM जोड़ की। CM जोड़ की कोटेशन देखिए आप। समाजवाद एक टॉप की तरह है जिसकी आकृति इसलिए बदल गई है, आकृति ये गलत लिखा हुआ है, आकृति ऐसे लिखा जाता है। तो समाजवाद एक ऐसे टॉप की तरह है जिसकी आकृति बदल गई। क्यों बदल गई? क्योंकि हर किसी ने इसे पहनने की कोशिश की है तो इसकी आकृति बदल गई। हरकोट कहता है, हम सब समाजवादी हैं। ये कुछ विवाद हैं जो ये कहते हैं कि समाजवाद का कोई निश्चित मीनिंग ही नहीं है, अपने आप में उलझी हुई है। आपने खुद ने देखा कि कितनी सारी परिभाषाएं कितने विचारकों ने दी हैं, लेकिन फिर भी एक सर्वमान्य परिभाषा जिस पर सब सहमत हो सकते हैं देने का प्रयास किया गया है। समाजवाद व्यक्तिवाद, पूंजीवाद और उदारवाद के विपरीत विचारधारा है जो व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में समाज को महत्वपूर्ण मानती है। ऐसा क्यों लिखा है अपन ने? उदारवाद के लिए इम्पोर्टेंट व्यक्ति, पूंजीवाद के लिए इम्पोर्टेंट व्यक्ति, व्यक्तिवाद के लिए भी इम्पोर्टेंट है व्यक्ति। समाजवाद के लिए इम्पोर्टेंट समाज है, लेकिन समाज की ओट में वो व्यक्ति को नहीं छोड़ता है। समाजवाद की ओट में व्यक्ति को नहीं छोड़ता है, यानी समाजवाद के लिए व्यक्ति भी इम्पोर्टेंट है और समाजवाद के लिए समाज भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा भूमि, पूंजी, उद्योग पर उदारवाद निजी अस्तित्व मानता है। देखिए सिलेबस सीक्वेंस में बनाया हुआ है, अगर आप सीक्वेंस से चलोगे तो टॉपिक समझ में आएंगे। अगर कहीं भी आपने सीक्वेंस छोड़ने की कोशिश की तो पूरे टॉपिक मतलब उथल पुथल हो जाएंगे, समझ में नहीं आने हैं। तो उदारवाद में अपन ने पढ़ा था कि उदारवाद में उद्योगों पर नियंत्रण, भूमि पर नियंत्रण, पूंजी पर नियंत्रण किसका है? निजी स्वामित्व स्थापित होता है। लेकिन समाजवाद में निजी स्वामित्व नहीं है। समाजवाद किसके अधीन करना चाहता है? समाज के अधीन करना चाहता है भूमि, पूंजी और उद्योगों को। अभी भी समझ में नहीं आया है तो मैं बताऊं आपको, रूस में जो साम्राज्यवाद आया, रूस में जो औद्योगिक क्रांति हुई, उसमें क्या था? देखिए ब्रिटेन की क्रांति, उदारवाद ब्रिटेन से आया था, तो निजी स्वामित्व को मान लिया गया, राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, सब कुछ प्राइवेट सेक्टर में। रूस में क्या किया गया? सब कुछ सरकार का, फैक्ट्रियां लगी, उद्योग लगे बड़े बड़े, लेकिन सब किसके हैं? सरकारी। एक बड़ी क्रांति होती है रूस में, औद्योगिक क्रांति। रूस में जो औद्योगिक क्रांति हुई उसके अंदर राष्ट्रवाद के आधार पर, यानी निजी क्षेत्र को तो खोल दिया, लेकिन उसमें हस्तक्षेप कर सकता है राज्य, जबकि पूर्ण रूप से दोनों का मिक्सअप हो गया जापान में। तो सामाजिक नियंत्रण, अब समझना इस चीज़ को थोड़ा सा, तो वहाँ पे व्यक्ति इम्पोर्टेंट था उदारवाद में। समाजवाद में व्यक्ति भी इम्पोर्टेंट, लेकिन समाज ज़्यादा इम्पोर्टेंट। भूमि, पूंजी, उद्योग पर नियंत्रण सामाजिक।
स्वीकार करके उत्पादन और वितरण पर अधिकार समाज को देता है। लाभ और हानि भी सामूहिक होगी, यानी निजी अधिकार नहीं होगा लाभ और हानि पर, सामूहिक लाभ हानि। वर्ग विहीन शोषण विहीन समाज की स्थापना लोकतांत्रिक प्रक्रिया से की जाए, शांतिपूर्वक तरीके से की जाए, संवैधानिक राजनीतिक जन सहमति के आधार पर करती है। ये थी समाजवाद की सर्वमान्य परिभाषा। अब अपन बात करते हैं कल्पनावादी समाजवादी क्या है। तो देखिए, कार्ल मार्क्स के पहले के जितने भी समाजवादी विचारक हैं वो सारे कल्पनावादी समाजवादी विचारक हैं। दिमाग में बिठा लीजिए इस बात को। कार्ल मार्क्स ने, क्योंकि सबने कहा कि भूमि पर, पूंजी पर निजी स्वामित्व नहीं हो, समाज का स्वामित्व हो, निजी संपत्ति नहीं हो बल्कि समाज की संपत्ति हो, सबने ऐसी ऐसी बातें की, लेकिन किसी ने तरीका नहीं बताया कि किस तरीके से ऐसा समाजवाद लाया जाए। पहली बार एक वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से समाजवाद लाने का तरीका बताने वाला व्यक्ति था कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स और एंजल्स हैं, कार्ल मार्क्स और इसका मित्र एंजल्स में लिखा हुआ मिलेगा आपको कई जगह पर। ये दोनों वैज्ञानिक समाजवादी हैं। तो इनके पहले के जितने भी समाजवादी हैं ये सब कैसे समाजवादी हैं? ये सब हैं कल्पनावादी समाजवादी। अब देखते हैं कल्पनावादी समाजवादियों को। कल्पनावादी इसलिए कहते हैं कि इन्होंने निजी संपत्ति को पूर्णतः उन्मूलन तो नहीं किया, लेकिन धर्म, नैतिकता, सद्भावना, अपील के आधार पर निजी संपत्ति को समाज की बनाना चाहते हैं। इसी आधार पर आर्थिक सामाजिक न्याय की स्थापना करना चाहते हैं। वर्ग विहीन, शोषण विहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं, लेकिन इनके पास इसके लिए कोई निश्चित कार्यक्रम, पद्धति या स्पष्ट विचारधारा नहीं थी और ये सब नकारात्मक साधनों के विरोधी थे। पहली बार समाजवाद लाने के लिए वैज्ञानिक तरीका कार्ल मार्क्स ने बताया। अतः कार्ल मार्क्स के पहले के सभी समाजवादी यूटोपियन समाजवादी, कल्पनावादी समाजवादी कहलाते हैं। अब आता है प्लेटो का साम्यवाद, यानी ये भी तो समाजवादी हो गया ना, साम्यवाद लेकर के आया था, लेकिन कैसा समाजवादी है? कल्पनावादी। इसमें क्या होता है, प्लेटो अपने वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में भी है, तो इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। पर न्याय में भी मैंने थोड़ा सा बताया था आपको। प्लेटो के साम्यवाद में ये होता है, ये साम्यवाद चाहता है संपत्ति का साम्यवाद, परिवार का साम्यवाद। सबकी संपत्ति, एक की संपत्ति सबकी संपत्ति होगी, परिवार किसी का नहीं होगा, परिवार का साम्यवाद। यानी एक की पत्नी सभी की पत्नियां होंगी, यानी परिवार का साम्यवाद। किसी को पता नहीं होना चाहिए कौन किसके पिता है, कौन किसका पुत्र है, किसकी संतान है। ऐसा विचार प्लेटो ने दिया, ये इसका साम्यवाद था और डिटेल में अपन देखेंगे। अभी आप इतना याद रखिए, ये भी कल्पनावादी समाजवादी है। प्लेटो से पहले जो स्टोइक विचारधारा थी उसने भी ऐसे ही विचार दिए। रॉबर्ट ओवन का समाजवाद, ब्रिटिश राजनीतिक विचारक हैं रॉबर्ट ओवन। सर्वप्रथम समाजवाद शब्द का प्रयोग रॉबर्ट ओवन ने ही किया। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन समाजवाद शब्द का प्रयोग करता है, संपत्ति के समान वितरण के लिए लेनेरेंस द न्यू हार्मनी नाम की सोसाइटी बनाता है। लेनेरेंस और न्यू हार्मनी नाम की सोसाइटियां स्थापित करता है जो संपत्ति का समान वितरण करती हैं। क्वेश्चन आता है इनके ऊपर, लेनेरेंस और न्यू हार्मनी, नाम याद रखिएगा। फिर आता है प्रुंदो। प्रुंदो क्या है? अराजकतावादी विचारक है। अराजकतावादी किसे कहा जाता है? जो राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं। देखिए, व्यक्तिवादी राज्य को मानते हैं कि राज्य होना चाहिए, लेकिन राज्य बुराई है, लेकिन आवश्यक है, यानी राज्य होना आवश्यक है। राज्य नहीं होगा तो सुरक्षा कौन करेगा, लेकिन वैसे बुराई मानते हैं। तो राज्यों को आवश्यक बुराई मानते हैं व्यक्तिवादी, और राज्य होना ही नहीं चाहिए, समाप्त कर दो, तो राज्य अनावश्यक बुराई है, अनावश्यक, ऐसा मानना है अराजकतावादियों का। तो प्रुंदो एक अराजकतावादी विचारक हैं, और प्रुंदो की एक फेमस कोटेशन है कि सारी संपत्ति चोरी है, सारी संपत्ति चोरी है, क्योंकि संपत्ति किसकी है? समाज की है, राज्य की है। निजी संपत्ति को समाप्त कर देना चाहते हैं, निजी संपत्ति को नहीं मानते अराजकतावादी। प्रुंदो ने संपत्ति, श्रम और समय का सिद्धांत प्रतिपादित किया। फिर आते हैं अपन समाजवाद के लक्षण, क्या विशेषताएं होती हैं समाजवाद के, या इसके पक्ष में तर्क समाजवाद के कि समाजवाद क्यों आना चाहिए, या इसके मूल आधार क्या हैं, बेसिक्स क्या हैं। तो देखिए, उदारवाद के मूल में क्या था? व्यक्ति। उदारवाद के नए नए रूप आ गए वर्तमान में, स्वेच्छातंत्रवादी आ गया, समतावादी आ गया, सकारात्मक उदारवाद, नकारात्मक उदारवाद, लेकिन उनके मूल में पहले भी व्यक्ति था, आज भी व्यक्ति है। समाजवाद के मूल में है समाज,
चाहे कल्पनावादी समाजवाद हो, चाहे वैज्ञानिक समाजवादी हो, इनके मूल में है समाज। इसलिए व्यक्ति की अपेक्षा इनके लिए महत्वपूर्ण हो गया समाज। कोई टिपिकल बात नहीं इसमें। व्यक्ति और समाज के बीच सभी अवैध संबंध स्थापित करते हैं। व्यक्ति और समाज के बीच सारे संबंध स्थापित हैं। व्यक्ति की अपेक्षा समाज को महत्व देते हैं। व्यक्ति से पहले समाज के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। सुरक्षात्मक, सकारात्मक, सुधारात्मक और सभी कार्य राज्य को देना चाहते हैं। इजी बातें हैं, इसमें कुछ ऐसी बात है नहीं जो आपको समझ नहीं आए। कहीं पे कुछ लगेगा कि मैं आपको समझ नहीं आ रही है, मैं आपको बता दूंगा। यदि आपको कहीं लगे कि ये बात समझ में नहीं आई है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल का लिंक दिया जाता है, आप हमें मेल कर सकते हैं, उसका जवाब आपको मिलेगा। हर संडे को हम एक सेशन रखते हैं जिसमें आपकी क्वारीज को क्लियर किया जाता है। समाज को व्यापक कार्य देने के बाद भी व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थक है। लेकिन फिर भी अपन देखा था कि व्यक्ति की महत्वपूर्ण है व्यक्ति, लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण समाज। स्वतंत्रता से पहले समानता को महत्व देते हैं। ये बात मैंने स्वतंत्रता के टॉपिक में बताई है, समानता के टॉपिक में भी बताई है कि कार्ल मार्क्स के लिए समानता ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो समानता लाना चाहता है, स्वतंत्रता की बात नहीं करते हैं। तो समाजवादियों के लिए समानता ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय स्वतंत्रता के। इनका अंतिम उद्देश्य सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना करना है। आर्थिक व्यवस्था में भूमि, पूंजी, तकनीक, उद्योग पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। ऐसी स्थिति में उद्योग सार्वजनिक और सरकारी होंगे। निजी संपत्ति को बनाए रखते हैं किंतु समाज हित में उस पर प्रतिबंध आरोपित कर देते हैं। ठीक है, ये सर्वोदय वाली कल्पना है गांधी जी की कि निजी संपत्ति रहती है लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा हो जाएगी तो उसको समाज हित में दे देना चाहिए। व्यक्तिवाद, नकारात्मक उदारवाद पूंजीवाद की विपरीत विचारधारा है, ये ऊपर बता दिया मैंने। एवं व्यक्तिवाद से उत्पन्न बुराइयों का राजनीतिक व्यवस्था के माध्यम से निदान करती है। अतः समाजवाद आर्थिक व्यवस्था की प्रणाली पर राजनीतिक व्यवस्था की पद्धति स्थापित करता है। राज्य को एक नैसर्गिक, आवश्यक और अनिवार्य संघ मानता है। नैसर्गिक है, प्राकृतिक है, तो क्वेश्चन आ जाए राज्य कैसा है? व्यक्तिवादियों के समाजवादियों के अनुसार प्राकृतिक है, नैसर्गिक है, अपने आप विकास हुआ है, आवश्यक है, अनिवार्य है। समाजवाद को एक लोकतंत्र का ही रूप मानते हैं, इसलिए लोकतंत्र के विरोधी नहीं है समाजवाद। क्या समाजवादी लोकतंत्र के विरोधी है? नहीं। क्या उदारवादी लोकतंत्र के विरोधी है? बिल्कुल नहीं है। दोनों ही लोकतंत्र के विरोधी नहीं है। समाजवाद वर्ग विहीन, शोषण विहीन समाज की रचना करता है, लेकिन इस प्रकार का समाज क्रांति के माध्यम से स्थापित नहीं होगा। जैसा कि कार्ल मार्क्स कहता है, कार्ल मार्क्स का समाजवाद कैसे आएगा? क्रांति के माध्यम से। लेकिन नॉर्मल जो समाजवाद है, इसकी अपन बात करेंगे ऑल आउट, तो क्रांति के माध्यम से नहीं आएगा, अपितु क्रमिक संविधान संशोधन करते हुए शांतिपूर्वक तरीके से आम सहमति बनाते हुए व्यवस्था स्थापित की जाएगी। यानी जनता की अनुमति से, जनता की सहमति से समाजवाद लाया जाएगा, संवैधानिक तरीके से लाया जाएगा, क्रांति से नहीं। प्रत्येक व्यक्ति योग्यता के अनुसार कार्य करेगा और योग्यता अनुसार प्राप्त करेगा। हालांकि लेनिनवाद और मार्क्सवाद में अपन पढ़ेंगे आगे, कुछ चेंजेज आ जाते हैं। वे कहते हैं योग्यता के अनुसार कार्य करेगा लेकिन आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करेगा। लेकिन ये समाजवाद क्या कहता है? ऑल ओवर समाजवाद का जो एक निष्कर्ष निकल कर क्या आता है, कंक्लूजन निकल कर क्या आता है, वो क्या कहता है? योग्यता के अनुसार कार्य और योग्यता के अनुसार प्राप्त करेगा। निम्न उपबंध समाजवाद के संबंधों की आधारशिला होंगे। क्या क्या होंगे? वर्ग संघर्ष का अभाव होगा, यहाँ पे प्रतियोगिता की जगह सहयोग होगा, स्वतंत्रता से पहले समानता। देखिए इतना क्लियरिटी बताया है मैंने एक एक पॉइंट को। यदि आपको ये पॉइंट समझ में आ गए तो यकीन मानिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन समाजवाद पे आपका गलत नहीं होगा। लोकतंत्र का वास्तविक स्वरूप जैसे स्थानीय स्वशासन, वयस्क मताधिकार, न्यायपालिका की सुरक्षा, न्यायिक संरक्षण, सत्ता विकेंद्रीकरण आदि लोकतंत्र में शामिल होंगे। समस्त पूंजी पर समाज का नियंत्रण और व्यक्ति हित को समाज कल्याण के साथ जोड़ना। ये समाजवाद योग्यतम की नहीं अपितु सभी की विजय चाहता है। हर्बर्ट स्पेंसर नकारात्मक स्वतंत्रतावादी, नकारात्मक उदारवादी, वो क्या कहता है? व्यक्तिवाद क्या कहते हैं? योग्यतम की विजय होगी, योग्यतम जिसमें योग्यता होगी वो स्वयं आगे पहुंच जाएगा। समाजवाद कहता है नहीं, समतावाद लाओ, समानता स्थापित करो, सबको साथ लेकर के चलो। न्यूनतम नहीं अपितु समस्त कार्य राज्य करेगा, सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना की जाएगी। वर्ग सहयोग तथा न्यूनतम निजी संपत्ति की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीयवाद और विश्व शांति का समर्थक है। ये समाजवाद संसदीय शासन व्यवस्था, लोकतंत्र का समर्थक है। समाजवाद प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार और काम की गारंटी देना चाहता है।
वह सरकार सबसे अच्छी है जो समस्त कार्य करती है। जबकि व्यक्तिवादी क्या कहते हैं, वह सरकार सबसे अच्छी है जो कैसे कार्य करती है, न्यूनतम कार्य करती है, लेसेज फेयर। जबकि समाजवादी के अनुसार वो सरकार अच्छी है जो समस्त कार्य करती है, विचारधारा को लोक कल्याणकारी स्वरूप में बदल देना चाहती है। यह है समाजवाद के बारे में बनाया वीडियो। समाजवाद के प्रकार देखेंगे अपन, प्रकारों पे अपन मार्क्सवाद को भी क्लियर करेंगे, लेनिनवाद क्या है, माओ त्से-तुंग के विचार क्या है, प्रजातांत्रिक समाजवादी क्या है, ये अपन यहाँ भी पढ़ेंगे। और अलग से जब वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर की सीरीज चलेगी तो वहाँ भी ये चीज़ें क्लियर होंगी। धन्यवाद।